हेलो गाइज, आज की क्लास में हम लोग पालमपुर गांव की कहानी पर आधारित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले एनसीईआरटी बुक डिस्कस किया था, पहला चैप्टर पालमपुर गाँव की कहानी ना। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था, मुझे उम्मीद है वो लोग आप यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पर, इस चैप्टर पर आधारित, जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो देखा है वो जरूर आंसर करिएगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ऑप्शन जो कि कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, या तो है या तो है, मतलब आपके सो देखिएगा, आपके पास 4 ऑप्शंस है ना, और कूट भाषा दी हुई है। कूट आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कूट इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया था ना, जब क्लास स्टार्ट किया था, कि गैर कृषि क्रिया एग्जैक्टली हम कहते किसे हैं ना। तो आपको क्या बताया था कि ऐसी क्रियाएं जो खेती से हटकर हैं, जो कृषि से हटकर हैं, हम उसे क्या कहते हैं, गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। सही बात है। सो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं, क्या दुकानदारी जो है, ऑप्शन नंबर ए, क्या दुकानदारी जो है कृषि में आती है? नहीं। परिवहन? नहीं। खेती तो भाई कृषि का ही पार्ट है। और जो डी ऑप्शन है लघु विनिर्माण, ये भी कृषि में नहीं आता है। तो हमारे पास कृषि, गैर कृषि का मतलब क्या हुआ भाई? गैर शब्द से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो शब्द आया है गैर ना, इस गैर शब्द से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसी क्रियाएं जो खेती से हटकर हैं, ऐसी क्रियाएं जो खेती से हटकर हैं। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ए, बी और डी। तो हमारा कूट भाषा में कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा भाई? हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। हमारे कौन सी कूट सही है भाई? फोर्थ। यानी ए, बी और डी जो हैं ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। क्लियर है? हाँ, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चा भी कर सकता है भाई, छोटा सा बच्चा भी, कि उससे पूछा जाए भाई इन 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सी खेती मतलब गैर कृषि क्रियाएं मतलब आते हैं, तो आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर सी खेती सीधे सीधे लिखा हुआ है, वो तो कृषि क्रियाएं हैं। बाकी 3 ऑप्शन क्या है आपके? गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था भाई, बट ये क्वेश्चन परफेक्ट है आप लोगों के लिए। चलिए आप ध्यान दीजिएगा भाई, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए भाई? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आपके पास जो 4 ऑप्शन है भाई, इन 4 ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए और बताइए कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन सा आवश्यक है। अथवा इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके पास कुछ ऑप्शन है और इसमें आपको बताना है कि उत्पादन के कारक कौन से हैं इसमें। ठीक है भाई, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में आप बताइए जल्दी से कूट भाषा का प्रयोग करते हुए कि उत्पादन का कारक कौन है। तो याद करिएगा, हमने आपको पढ़ाया था उत्पादन के कारक, उत्पादन के संगठन में क्या पढ़ाया था कि वस्तुओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। क्या हैं वो 4 चीजें भाई? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। याद करिए, मैंने पढ़ाया था ना, भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 पूंजी आती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी ना। तो हमारे पास हम कह सकते हैं हमारे चारों ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, यानी कि हमारा जो कोड भाषा होगा वो चौथा होगा, ए, बी, सी और डी होगा। ठीक है भाई, ए, बी, सी और डी होगा। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। क्यों? क्योंकि भाई हमें किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक भूमि चाहिए, और उस भूमि पर क्या करना पड़ेगा? हमें श्रम करना पड़ेगा। श्रम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की, यानी भौतिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मानव पूंजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम अगले चैप्टर में मानव पूंजी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, वहां पर मानव पूंजी की परिभाषा आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भाई, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? ठीक है, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये है बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं किसे कहते हैं भाई? आपके पास ऑप्शंस हैं, जरा देखकर बताइए जल्दी से, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं?
पहला ऑप्शन है एक ही बार में अधिक फसल पैदा करना, क्या ये सही है भाई? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं भाई? एक ही बार में अधिक फसल पैदा करना, या एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, या 6 महीने में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, या ढेर सारी फसलों को एक साथ एक ही भूमि पर पैदा करना। जरा आप देखकर ऑप्शन से बताइए भाई, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। ठीक है, ठीक है भाई, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना ही बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भाई, एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका या तरीके कौन से हैं भाई? आपके सामने 3 ऑप्शन है ए बी सी, और कूट का प्रयोग करना है कि कौन सी कूट भाषा एकदम सही दी हुई है। एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है भाई? एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है बताइए? बहुविध फसल प्रणाली है कि आधुनिक कृषि विधियों के उपयोग से हम ऐसा कर सकते हैं, या अधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से? बताइए, बहुविध फसल प्रणाली होगा, आधुनिक कृषि विधियों के उपयोग से होगा, अधिक रासायनिक? बताइए भाई, क्या आपको जमीन पर खेती, ठीक है, जमीन का जो टुकड़ा है, आपके पास जितनी भी जमीन है उस पर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए, तो इसके लिए आप इनमें से कौन सी विधि अपनाएंगे? कौन सा तरीका है भाई? पहला है बहुविध फसल प्रणाली, यानी आप एक वर्ष में अधिक से अधिक फसल पैदा करिए, या आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग। इसका मतलब क्या हुआ? आप जैसे हरित क्रांति, HYV बीजों का प्रयोग करें, ठीक है, मतलब खाद वगैरह की छिड़काव करें, खाद वगैरह यहाँ मतलब जिससे हम अपनी फसलों को सेफ रख सकें और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, उत्पादन कर सकें। ठीक है, और तीसरा है अधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से। भाई देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अधिकता क्या होती है? हानिकारक होती है। तो भाई अगर आप ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो इससे फसलों को क्या होगा? नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा सी वाला ऑप्शन गलत है, हाँ या ना? तो बचा कौन, ए और बी? ए जो ऑप्शन है क्या कह रहा है? बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि हमें क्या करना है, एक ही वर्ष में अधिक से अधिक फसल उत्पन्न करना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आधुनिक कृषि विधियों के उपयोग से, ये भी एकदम परफेक्ट है भाई। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि हमें पता है ना, आधुनिक कृषि विधियों से हमें हमारे कृषि को क्या हुआ है, हमारे खेती को बहुत ही लाभ हुआ है भाई। ठीक है, तो हमारा चौथा कोड सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1965 से 66, 1966 से 67, 1967 से 68 और 1956 से 57। तो ये भी बात आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ाई गई थी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भाई 1967 से 1967 के बीच में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये एक नोट पॉइंट है, आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? सी सुब्रमण्यम को जाता है। ठीक है भाई, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? सी सुब्रमण्यम को। ठीक है, और हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप कहिएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। ठीक है भाई, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6, वो क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसने खेती करने के लिए सबसे पहले आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया था? आपके पास ऑप्शन है भाई, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो ये भी एनसीईआरटी का इकोनॉमी का जो चैप्टर है क्लास 9th का, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन कौन है? बिहार है ना, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और पंजाब है। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हमें पता है 3 चीजें हैं, कौन कौन? एक तो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे में मैच कर रहा है? पंजाब। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई?
हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, वो है 1 हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। याद करिए मैंने आपको एनसीईआरटी में ये भी टिक कराया था, बॉक्स में आया हुआ था ना, 1 हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर। बताइए भाई कितने मीटर के बराबर होता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 100 मीटर ना। 1 हेक्टेयर जो है वो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों का पालमपुर गांव की कहानी जो एनसीईआरटी था वो भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ इस चैप्टर पालमपुर से संबंधित, पालमपुर गांव की कहानी से संबंधित जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड वो भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो एग्जाम कोई भी हो भाई, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है सभी के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो, ठीक है भाई। मिलते हैं कल की क्लास में संसाधन के रूप में लोग, ठीक है, हम लोग वहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, थैंक यू।